हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टैक को एरे की मदद से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसका प्रोग्राम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि स्टैक के टोटल 4 ऑपरेशन होते हैं और वो चारों ऑपरेशन के लिए हमने 4 डिफरेंट एल्गोरिदम देखे थे। तो अगर हम उसी एल्गोरिदम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहें तो हमें 4 फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पुश का एल्गोरिदम यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहे तो फंक्शन का नाम हम रखेंगे पुश और जिसके अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने थे, जिसमें पहला था स्टैक। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटीजर एस और उस स्टैक को हम एरे की मदद से इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि इंटीजर एस एरे। उसके बाद दूसरा पैरामीटर था जो कि एक पॉइंटर था, तो हम यहाँ पे वो लिख देते हैं कि इंटीजर स्टार टॉप। एंड तीसरा पैरामीटर एक नॉर्मल वैल्यू थी, तो हम उसके लिए लिख देते हैं कि इंटीजर एक्स। अभी सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने लिखा है कि अगर टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन होती है तो हमें एक सिंपल सा मैसेज देना है कि स्टैक ओवरफ्लो, एंड उसके बाद हमें फंक्शन से रिटर्न हो जाना है। अदरवाइज हमें जो भी टॉप की वैल्यू है उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करना है एंड फिर एस ऑफ टॉप के अंदर एक्स की वैल्यू को पुट अप करना है एंड उसके बाद हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। नाउ हम दोनों रिटर्न स्टेटमेंट को यहाँ पे ध्यान से देखें तो दोनों रिटर्न स्टेटमेंट कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते, यानी कि अगर हम यहाँ पे इस रिटर्न को रिमूव भी कर देंगे तो भी चलेगा, एज वेल एज कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करने की वजह से हम फंक्शन के रिटर्न टाइप के तौर पर वॉइड लिखना पड़ेगा। उसके अलावा लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जब भी हम स्टैक को एरे की मदद से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उस वक्त हमने टॉप की वैल्यू 0 ली थी एंड स्टैक के अंदर सबसे पहला एलिमेंट फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे इंसर्ट हो रहा है। नाउ इसी चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम सी के अंदर एरे का यूज करते हैं तो जो भी हमारा पहला एलिमेंट होता है वो हम 0 नंबर की इंडेक्स पे पुट अप करते हैं, यानी कि हमें टॉप की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एल्गोरिदम के अंदर हम 1 से लेके n इंडेक्स पे वैल्यूज रखते थे, लेकिन जब इंप्लीमेंट करना चाहेंगे उस वक्त 0 से लेके n-1 तक हम जाएंगे। यानी कि अगर हमें इस स्टैक को प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है तो हमें टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n-1 रखनी पड़ेगी। अभी हम पॉप का एल्गोरिदम देखें तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक और फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से पॉप, और जिसके अंदर हमें 2 पैरामीटर पास करने हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर स्टैक है, यानी कि हम इसके लिए लिखेंगे कि इंटीजर एरे एस एंड उसके अलावा एक पॉइंटर है, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर स्टार टॉप। उसके बाद एल्गोरिदम का सबसे पहले स्टेप के लिए हम लिखेंगे कि इफ टॉप की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तो हमें एक सिंपल सा मैसेज देना है और उस मैसेज के अंदर हमें प्रिंट करना है स्टैक अंडरफ्लो और फिर रिटर्न हमें करना है -1। उसके बाद सेकंड स्टेप को हम यहाँ पे लिखे तो कि y इज इक्वल्स टू s ऑफ टॉप, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1 एंड देन रिटर्न y। अभी यहाँ पे हम -1 रिटर्न कर रहे हैं या फिर y की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, और y की वैल्यू और कुछ नहीं है लेकिन स्टैक के अंदर से ली गई हुई वैल्यू, यानी हमें कुछ नंबर रिटर्न करना है। तो इसीलिए हमें इस फंक्शन के रिटर्न टाइप के तौर पे लिखना पड़ेगा कि इंटीजर एंड फंक्शन के अंदर जो y नाम का वेरिएबल हमने यूज किया है उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, लेट अस से इंटीजर y। उसके साथ साथ अभी हमने देखा कि जब हम एल्गोरिदम को समझ रहे थे उस वक्त टॉप की वैल्यू 0 या 0 से कम होनी चाहिए, लेकिन जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त 0 नंबर की इंडेक्स पे भी कुछ वैल्यू होती है, यानी कि हमें 0 की जगह पे यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, तो ही हमारा आउटपुट सही आ सकता है। उसके बाद हम पीप का एल्गोरिदम देखें तो हमें एक और फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं एक पीप नाम का फंक्शन बना देता हूँ और जिसके अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने हैं। एक हमारा एरे यानी कि इंटीजर एरे एस, उसके बाद एक पॉइंटर टॉप, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर स्टार टॉप,
एंड उसके बाद एक वेरिएबल आई, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर आई, जो कि एक पोजीशन के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें पहले स्टेप के तौर पे हमें लिखना पड़ेगा कि अगर टॉप की वैल्यू आई की वैल्यू से छोटी है तो हमें एक सिंपल सा मैसेज देना है, और उस मैसेज के तौर पे भी हम लिखेंगे कि स्टैक अंडरफ्लो एंड रिटर्न -1। और अगर वो नहीं है तो हमें एस ऑफ टॉप माइनस आई प्लस 1 की वैल्यू को रिटर्न करना है। अभी यहाँ पे भी हम ध्यान से देखें तो हम कुछ नंबर रिटर्न कर रहे हैं, तो इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी हम इंटीजर ले लेते हैं। उसके साथ साथ हमने अभी देखा कि एल्गोरिदम के अंदर हमने हमारे स्टैक को 1 नंबर की पोजीशन से स्टार्ट किया था, और जब हम एरे का यूज करते हैं सी के अंदर तो हमें 0 नंबर की इंडेक्स से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे टॉप लेस देन आई की जगह पे टॉप लेस देन आई माइनस 1 कर देते हैं। उसके बाद चेंज का एल्गोरिदम हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहे तो उसके लिए हम एक और फंक्शन लेते हैं, लेट्स से चेंज, और उसके अंदर हमें 4 पैरामीटर पास करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमें एरे पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि इंटीजर एरे एस। उसके बाद एक पॉइंटर, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर स्टार टॉप। उसके बाद एक पोजीशन, यानी उसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर आई, और उसके बाद जो नई वैल्यू हमें डालनी है वो, तो उसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर एक्स। अभी उसका पहला स्टेप था जिसके अंदर हम लिखते हैं कि टॉप की वैल्यू अगर आई से छोटी हो तो हमें एक मैसेज देना है, और उस मैसेज के अंदर हमें लिखना है कि स्टैक अंडरफ्लो, एंड वहां से ही हमें रिटर्न हो जाना है। और अगर वो नहीं है तो हमें एस ऑफ टॉप माइनस आई प्लस 1 की वैल्यू को एक्स से रिप्लेस करनी है, एंड उसके बाद हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। अभी यहाँ पे जो हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है वो लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज वेल एज यहाँ पे हमने सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, यानी कि हमें सिंपल से इस फंक्शन के रिटर्न टाइप के तौर पे लिखना पड़ेगा कि void। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे टॉप की वैल्यू लेस देन आई की जगह पे आई माइनस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एरे की शुरुआत यहाँ पे 0 से होती है, जबकि एल्गोरिदम के अंदर 1 से होती थी। अभी कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं तो उसके लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन डेफिनेशन, और तीसरा फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हमने 4 फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है, तो हम वो चारों फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से void push, और उसके अंदर 3 पैरामीटर, जिसमें से एक एरे, एक पॉइंटर और एक नॉर्मल वेरिएबल। उसके बाद इंटीजर पॉप, जिसके अंदर 2 पैरामीटर, एक एरे और एक पॉइंटर। उसके बाद पीप का डिक्लेरेशन, तो उसके लिए इंटीजर पीप, जिसके अंदर 3 वेरिएबल, एक एरे, दूसरा पॉइंटर, तीसरा नॉर्मल वेरिएबल। और उसके बाद चेंज का डिक्लेरेशन, तो जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा void change, और जिसके अंदर 4 पैरामीटर, लेट्स से इंटीजर, एरे, उसके बाद एक पॉइंटर और उसके बाद 2 नॉर्मल वेरिएबल। अभी ये चारों फंक्शन को हमें मेन के अंदर से कॉल करना है, तो जिसके लिए हम लिखेंगे पुश, और उसके अंदर हम एक एरे पास करेंगे, एक पॉइंटर पास करेंगे और एक वैल्यू x पास करेंगे। उसके बाद पॉप, जिसके अंदर हम एरे पास करेंगे और पॉइंटर पास करेंगे। उसके बाद पीप, जिसके अंदर हम एक एरे पास करेंगे और एक पॉइंटर पास करेंगे, एज वेल एज एक पोजीशन पास करेंगे। एंड उसके बाद चेंज, जिसके अंदर हम एक एरे पास करेंगे, एक पॉइंटर पास करेंगे, एक पोजीशन और एक न्यू वैल्यू पास करेंगे। फंक्शन कॉलिंग के ऊपर हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने पॉइंटर पास किया है उसकी जगह पे हम नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस भी पास कर सकते हैं, तो लेट्स से हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ टॉप लिख देते हैं, क्योंकि पॉइंटर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस भी कंटेन कर सकता है। उसके साथ साथ पॉप नाम का जो भी फंक्शन है
वो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लें, लेट्स से y। सेम वे पीप नाम का भी फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए भी हम एक y नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अभी यहाँ पे जितने भी वेरिएबल को हमने यूज किया है उस सारे वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट्स से उसके लिए हम लिख देते हैं कि इंटीजर s ऑफ 5, उसके साथ साथ टॉप, और टॉप की इनिशियल वैल्यू एल्गोरिदम के अंदर हमने 0 ली थी, लेकिन यहाँ पे हमें -1 लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमारी एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। उसके साथ साथ एक i नाम का वेरिएबल, x नाम का वेरिएबल और y नाम का वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये चारों ऑपरेशन हम एक साथ परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ मेन्यू जैसा चाहिए, और जब भी हम मेन्यू की बात करते हैं तो उसके लिए हमें स्विच केस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्विच स्टेटमेंट लिख दिया जिसके अंदर मैं एक चॉइस पास कर देता हूँ, यानी कि ये जो भी चॉइस की वैल्यू है वो हमें यूजर से पास से रीड करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक मैसेज लिखते हैं कि एंटर ए चॉइस, एंड उसके बाद स्कैनएफ स्टेटमेंट की मदद से चॉइस की वैल्यू लेते हैं %d एड्रेस ऑफ चॉइस। उसके बाद ये सारे ऑपरेशंस के लिए हम एक एक केस ले लेते हैं। लेट्स से केस 1 हम पुश के लिए लेते हैं, केस 2 हम पॉप के लिए लेते हैं, केस 3 हम पिप के लिए लेते हैं और केस 4 हम चेंज के लिए लेते हैं। और ये जो सारा कोड है उसको हम एक इनफाइनाइट लूप के अंदर ले लेते हैं, लेट्स से व्हाइल व्हाइल, यानी कि हमें इस लूप को ब्रेक करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे तो हमारा कोड इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो उसके लिए हम एक और केस ले लेते हैं, लेट्स से केस 5, और जिसके अंदर हम लिखते हैं कि एग्जिट 0, यानी कि हम वहां पे हमारे लूप को एज वेल एज प्रोग्राम का पूरा टर्मिनेट कर देते हैं। एंड उसके अलावा हम एक डिफॉल्ट केस भी लिख देते हैं, यानी कि ये पांचों के अलावा अगर कोई यूजर गलत एंट्री कर देता है तो हमें एक मैसेज मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस। अभी यूजर चॉइस एंटर करे उससे पहले हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और वहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर 1 फॉर पुश ऑपरेशन, 2 फॉर पॉप ऑपरेशन, 3 फॉर कीप ऑपरेशन, 4 फॉर चेंज ऑपरेशन एंड 5 फॉर एग्जिट ऑपरेशन। एंड उसके बाद यूजर कोई भी चॉइस करता है तो उसकी चॉइस के हिसाब से हमने सारे ऑपरेशंस यहाँ पे लिख दिए। उसके अलावा केस 5 के अंदर जो एग्जिट फंक्शन का हमने यूज किया है वो एग्जिट फंक्शन stdlib.h हेडर फाइल के अंदर बिलोंग करता है, तो हमें एक और हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी। अभी पुश के अंदर हमें एक x नाम का वेरिएबल चाहिए, तो उसको हम यूजर के पास से रीड करवा दें। तो उसके लिए सिंपल सा हम मैसेज देते हैं कि एंटर अ वैल्यू टू बी पुश्ड, और उसके बाद स्कैनएफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि %d एड्रेस ऑफ x। और एक बार कोई भी ऑपरेशन खत्म हो जाए उसके बाद हम स्टैक के सारे एलिमेंट्स को अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से डिस्प्ले नाम का, जिसके अंदर हम दो पैरामीटर s और टॉप की वैल्यू पास करते हैं, और उस फंक्शन को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर देते हैं, लेट्स से void display integer array s और integer top। यहाँ पे top हमारा पॉइंटर है लेकिन उसकी वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है, इसीलिए हमने उसको कॉल बाय वैल्यू के तौर पे ही लिया है, जबकि आगे के सारे केस में हमने कॉल बाय रेफरेंस के तौर पे लिए थे। यहाँ पे हम एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवाते हैं, लेट्स से स्टैक एलिमेंट्स, और सारे स्टैक एलिमेंट्स को हम प्रिंट करवा देते हैं, लेट्स से 0 नंबर के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी हमारी टॉप की वैल्यू है वहां तक हम जाएंगे। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक प्रिंटफ मैसेज प्रिंट करवाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे कि %5d और s ऑफ i की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवा देंगे। यानी यहाँ पे हमें एक और इंटीजर वेरिएबल i डिक्लेयर करना पड़ेगा, एज वेल एज इस फंक्शन को हमें ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो वो भी हम कर देते हैं, लेट्स से void डिस्प्ले और उसके अंदर
एक एरे एज वेल एज एक नॉर्मल वेरिएबल। उसके बाद केस नंबर 2 के अंदर पॉप नाम का फंक्शन हमने कॉल किया है, वो हमें y नाम की वैल्यू दे रहा है, तो उसको हम प्रिंट करवा देते हैं, जिसके लिए हम एक printf फंक्शन लिखते हैं और printf फंक्शन के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि पॉप द वैल्यू इज इक्वल्स टू %d और %d की वैल्यू हम y से रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद पीप नाम का फंक्शन हम जब भी कॉल करते हैं तो उस वक्त हमें i की वैल्यू भी चाहिए, तो हम i की वैल्यू यूजर के पास से ले लेते हैं और i और कुछ नहीं है लेकिन एक पोजीशन है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज लिखते हैं कि एंटर पोजीशन फ्रॉम वेयर अ वैल्यू टू बी पिक्ड, एंड उसको हमें स्कैनएफ स्टेटमेंट की मदद से लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि %d एंड एड्रेस ऑफ i एज वेल एज पीप नाम का फंक्शन हमें जो भी रिटर्न करता है उसको हमने y नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, तो उसके लिए हम सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि टिप्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू %d एंड %d की वैल्यू हम y से रिप्लेस करते हैं। उसके बाद चेंज नाम का फंक्शन हम जब कॉल करेंगे तो उस वक्त हमें दो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, एक है i और एक है x, तो उसके लिए हम सिंपल से एक printf फंक्शन लिखते हैं और printf फंक्शन के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं एंटर ए पोजीशन फ्रॉम वेयर ए वैल्यू टू बी चेंज्ड, एंड उसके बाद स्कैनएफ स्टेटमेंट और स्कैनएफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि %d एड्रेस ऑफ i, उसके बाद एक और printf स्टेटमेंट और उस printf स्टेटमेंट के अंदर एंटर ए न्यू वैल्यू, एंड उसके बाद स्कैनएफ स्टेटमेंट और स्कैनएफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे कि %d एड्रेस ऑफ x। अभी यहाँ पे जो हमने चॉइस नाम का वेरिएबल यूज किया है उसको भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से चॉइस एज वेल एज पुश नाम के एल्गोरिदम को हम ध्यान से देखें तो वहां पे हमने एक वेरिएबल यूज किया है n, जो कि और कुछ नहीं है लेकिन स्टैक की साइज है, तो वो साइज को हम ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन n और 5, और स्टैक की साइज को भी हम 5 की जगह पे n कर देते हैं, एज वेल एज नीचे भी हम n की जगह पे कैपिटल N कर देते हैं, एंड उसके बाद हम हमारे प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं, जहां पे हमें एक वार्निंग दे रहा है कि गेट ch वाला जो लाइन है वो अनरीचेबल कोड को इंडिकेट कर रहा है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा लूप जो भी हमने एग्जिट फंक्शन लिखा है वहां से एग्जिट हो जाता है, यानी कि हम ये गेट ch स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे ही नहीं, तो हम उसको अगर कमेंट भी कर देते हैं तो भी चलेगा। तो अभी हमें चॉइस पूछ रहा है, तो अभी स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो उस वक्त अगर हम पॉप करना चाहे तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि स्टैक अंडरफ्लो और पॉप्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू -1। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने कोड के अंदर ऐसा लिखा है कि जब भी स्टैक अंडरफ्लो होता है उस वक्त हम -1 को रिटर्न करते हैं और स्टैक एलिमेंट्स हमें नील मिल रहे हैं। अभी हम पुश ऑपरेशन करते हैं, लेट्स से 1 हमें एक वैल्यू पुश करने के लिए बोल रहा है, तो हम 23 को पुश कर रहे हैं, तो स्टैक एलिमेंट के अंदर 23 आ रहा है। उसके साथ साथ हम फिर से एक बार पुश ऑपरेशन करते हैं, तो अब 33 को पुश कर रहे हैं, फिर से एक बार हम पुश ऑपरेशन करते हैं तो 43 को पुश कर रहे हैं, फिर से एक बार हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उस वक्त हम 53 को पुश कर रहे हैं, और फिर से एक बार हम पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, उस टाइम हम 63 को पुश कर रहे हैं। अभी हमारी स्टैक की साइज 5 है, यानी कि 5 से ज्यादा एलिमेंट्स हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, तो अभी फिर से हम एक बार पुश ऑपरेशन करके देखते हैं और वैल्यू पुश के तौर पे हम इंसर्ट करते हैं 73, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि स्टैक ओवरफ्लो एंड स्टैक के एलिमेंट एज इट इज हमें मिल रहे हैं, यानी कि हमारा स्टैक पुश ऑपरेशन के लिए परफेक्टली काम कर रहा है, और अभी हमारा टॉप है वो 63 के ऊपर पॉइंट करता होगा, यानी कि अगर हम पॉप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें 63 पॉप होके मिलेगा, तो लेट अस से हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो मैं पॉप करने के लिए चॉइस के तौर पे 2 इंसर्ट करता हूं और पॉप्ड वैल्यू हमें 63 मिल गई, और स्टैक के एलिमेंट के अंदर अभी बाकी है 23, 33, 43 और 50, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार पॉप करता हूं तो हमें 53
पॉप होके मिल रहा है और स्टैक के एलिमेंट के अंदर 23, 33 और 43 मिल रहा है। अभी हम पीप ऑपरेशन को चेक करना चाहे तो हम 3 इंसर्ट करते हैं, हमें एक पोजीशन डालनी पड़ेगी, तो पोजीशन के तौर पे मैं 4 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि स्टैक अंडरफ्लो, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 ही वैल्यू है और हम टॉप से चौथी वैल्यू को पिप करना चाहते हैं, यानी कि एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो जो नहीं हो सकता, यानी कि वो गलत है। फिर से एक बार पिप ऑपरेशन को चेक करते हैं, जिसके अंदर हम टॉप से सेकंड नंबर की पोजीशन को एक्सेस करना चाहते हैं। अभी टॉप हमारा 43 को पॉइंट करता होगा, यानी टॉप से सेकंड नंबर की पोजीशन यानी 33 हमें आउटपुट के तौर पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि पिप्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू 33, जो कि परफेक्टली सही है, और स्टैक के सारे एलिमेंट एज इट इज रहते हैं। नाउ हम चेंज ऑपरेशन को भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं चॉइस के तौर पे 4 इंसर्ट कर रहा हूं। अभी हमें कौन सी पोजीशन से वैल्यू चेंज करनी है वो लिखना है। तो अभी हमारे पास 3 ही वैल्यू है, यानी कि अगर मैं टॉप से चौथे नंबर की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं तो वो नहीं हो पाएगा, और न्यू वैल्यू के तौर पे मैं इंसर्ट कर रहा हूं 133। तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है स्टैक अंडरफ्लो और स्टैक के एलिमेंट्स एज इट इज रहते हैं। एक और बार चेंज ऑपरेशन को देखते हैं, जहां पे मैं टॉप से फर्स्ट नंबर की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं, यानी कि 43 हमारी चेंज हो जानी चाहिए, और 43 के जगह पे हमें क्या वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ कि 143 हो जाना चाहिए। तो हमें हमारे स्टैक एलिमेंट के तौर पे 23, 33 और 143 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि 43 चेंज होकर 143 हो गई। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पुश, पॉप, पीप और चेंज चारों ऑपरेशन परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो अभी हम एग्जिट कर देते हैं, तो जिसके लिए हम चॉइस के तौर पे इंसर्ट कर रहे हैं 5। तो हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो गया और हम फिर से प्रोग्राम के अंदर आ गए। अभी ये जो पूरा इंप्लीमेंटेशन किया है वो हमने 5 साइज के एरे के ऊपर किया है। अगर हमें इसी चीज को कोई बड़े एरे के लिए करना हो तो हमें सिर्फ एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा, और वो है उसकी साइज में, जहां पे हम n की वैल्यू 5 की जगह पे 50 कर देते हैं। तो हमारा यही पूरा प्रोग्राम 50 साइज के एरे के ऊपर परफेक्टली वर्क करेगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू स्टैक को एरे की मदद से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।